हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स। मेरा नाम है मेघा जायसवाल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लर्निंग के कुछ और एमसीक्यूज। और जैसा कि हमने इससे पिछले वाले वीडियो में भी किया था, जो लर्निंग के हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, अगर आप पहले उनको खुद से अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना है, वहां पर आपको ऑनलाइन इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको सीधे वो टेस्ट जो है वो आपका खुल जाएगा और उस टेस्ट पे को आप ऑनलाइन अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहले आप उसे खुद से अटेम्प्ट करके देख लीजिए और उसके बाद आप इस वीडियो को चेक कीजिए सॉल्यूशन के रूप में कि मतलब आपके कितने आंसर्स करेक्ट हैं और कहाँ पे आपकी गलतियां हुई हैं। ठीक है, तो इससे आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा। आई सजेस्ट कि आप एक बार जरूर उस टेस्ट को अटेम्प्ट करिए। इसके अलावा जो हमारा ऐप है अचीवर्स ऐप, जी हाँ, ऑनलाइन टेस्ट भी जो आप अटेम्प्ट करेंगे वो अचीवर्स ऐप का ही है। अचीवर्स ऐप पे जाकर आप और कोर्सेज भी चेक कर सकते हैं। बहुत जल्द हमारा सीटेट का कंप्लीट कोर्स आने वाला है, मतलब कंप्लीट पेडागोजी जो है आपकी वहां पर वो कवर कराई जाएगी। जो आपकी 30 मार्क्स की सीडीपी होती है वो भी, और साथ ही साथ सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम वहां पर कवर कराएंगे। तो आप ऐप को जरूर चेक करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो के साथ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इनसाइट। सिंपल सा क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ इनसाइट पूछा गया है, किसने दी है? थॉर्नडाइक, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट, हिगार्टी या स्किनर। तो ये आपकी गेस्टाल्टवाद से आई है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने आपकी थ्योरी ऑफ इनसाइट यानी सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जिसे हम हिंदी में कहते हैं उसने दिया है। और कौन कौन से आपके साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं? कोलर, कोफका, मैक्सवर्दी, मीर, ये सब इसी में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लेट्यू इन लर्निंग कर्व इज कॉज्ड ड्यू टू। तो जो अधिगम में पठार आता है वो किस वजह से आता है? मैच्योरेशन, मोटिवेशन, फटीग या इंटरेस्ट। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा? फटीग। ठीक है, प्लेट्यू यानी जहां पर आकर आपकी लर्निंग रुक जाती है, आपको लगता है कि आप कुछ भी और नहीं सीख रहे हैं आगे, तो वो किस वजह से आ सकता है? तो वो थकान की वजह से आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ फॉरगेटिंग। तो इनमें से कौन सा भूलने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? ठीक है, अंडर लर्निंग, डिजायर टू रिमेंबर, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ रिमेंबरिंग। अंडर लर्निंग मतलब आपने ठीक से सीखा नहीं है, हो सकता है। डिजायर टू रिमेंबर ये नहीं होगा कॉज। अगर आप याद रखने की कोई चीज को कोशिश कर रहे हैं, आपकी इच्छा है कि उस चीज को याद रखा जाए, तो आप उसे भूलेंगे कैसे? ठीक है, तो ये आपका यही आंसर होना चाहिए। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि मानसिक द्वंद, इसके द्वारा भी आप चीजों को भूल सकते हैं। डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ रिमेंबरिंग, अगर आपने याद करने के गलत तरीके यूज किए हैं तो वहां से भी आपकी फॉरगेटिंग यानी कि भूलना बहुत जल्दी हो सकता है। व्हाट स्टूडेंट्स लर्न इन क्लासरूम इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर cognitive capacities, parental environment, mental health and adjustment, interest and motivation। तो क्लासरूम में, कक्षा में जो बच्चे सीखते हैं वो किस चीज को दर्शाता है? तो वो उनकी कॉग्निटिव कैपेसिटीज यानी जो उनकी संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं उनको दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इन ऑर्डर टू मेक अ क्लासरूम मोस्ट एक्टिव लर्निंग हब, टीचर हैज टू स्पेंड ग्रेटर टाइम ऑन। तो अगर एक कक्षा को एक सक्रिय अधिगम की जगह बनाना है तो एक टीचर को क्या करना पड़ेगा? मेकिंग चिल्ड्रन कम्युनिकेट विद ईच अदर इन नॉन एग्रेसिव वेज एंड वर्क इन ग्रुप्स। सही है, ये तो काफी सही लग रहा है कि बच्चे आपस में कम्युनिकेट करें, नॉन एग्रेसिव वे में यानी उग्र ना हो, और अच्छे से कोऑपरेटिव मतलब लर्निंग एनवायरनमेंट हो वहां पर और ग्रुप्स में सीखें। प्रोवाइड लर्निंग रिसोर्सेज, मोर स्टेट ऑफ आर्ट टीचिंग एड्स। ये उतना अप्रोप्रिएट मुझे नहीं लग रहा कि सिर्फ आप लर्निंग रिसोर्सेज अवेलेबल करा दें। फिर है कॉम्पीटिंग एज अ ग्रुप विद अदर क्लासेस टू ब्रिंग अ ट्रॉफी फॉर हाई अचीवमेंट, ये नहीं होगा। चेकिंग होमवर्क विद ग्रेट केयर एंड पॉइंटिंग आउट एरर्स, ये भी नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ होमवर्क चेक करने से लर्निंग, एक्टिव लर्निंग नहीं होगी। कॉम्पीट करने से या फिर उनको ये कहने से कि आप कुछ ना कुछ उपलब्धि करके लाइए और ट्रॉफी जीत के लाइए, ये कहने से भी नहीं होगी। फर्स्ट है आपका, ये आपका सबसे अप्रोप्रिएट जो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि बच्चे आपस में कम्युनिकेट करें, नॉन एग्रेसिव वेज में कम्युनिकेट करें, एक दूसरे को हेल्प करें, ठीक है, और ग्रुप्स में, समूह में काम करें। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग। तो इनमें से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? मोटिवेशन ऑफ द लर्नर, बिल्कुल करेगा। ठीक है, अगर लर्नर या अधिगमकर्ता मोटिवेटेड है, अभिप्रेरित है, तो बिल्कुल उसकी लर्निंग अच्छी होगी। मैच्योरेशन ऑफ द लर्नर, ये भी सही है। जितना परिपक्व होता है अधिगमकर्ता, जितना मैच्योर होता है उतना अच्छे से सीखता है। टीचिंग स्ट्रेटेजीज, ये भी बिल्कुल अफेक्ट करती है, किस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं। फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ द लर्नर, ये भी बिल्कुल अफेक्ट करेगा। तो चारों ही कर रहे हैं, तो आई थिंक ऑप्शन आपका कौन सा होना चाहिए? 2। ठीक है, ABCD सभी अफेक्ट कर रहे हैं। मीनिंगफुल लर्निंग, अर्थपूर्ण अधिगम इज इमिटेशन ऑफ अडल्ट्स एंड मोर एबल पीयर्स, नहीं, सिर्फ नकल उतारना तो नहीं कहेंगे मीनिंगफुल लर्निंग। पेयरिंग एंड एसोसिएशन बिटवीन द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, यानी आपने सिर्फ एक उद्दीपन और एक अनुक्रिया के बीच में आपने एक एसोसिएशन बना दिया है
उसे आप मीनिंगफुल लर्निंग कहेंगे नहीं, ये भी कहीं ना कहीं एक हैबिट फॉर्मेशन में आ जाता है। पैसिव रिसीविंग ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन, बस आप सूचना को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं आप उसे प्राप्त कर रहे हैं बस खाली। और चौथा है एक्टिव क्रिएशन ऑफ नॉलेज स्ट्रक्चर्स फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, ये होगा, ठीक है। मीनिंगफुल लर्निंग यहां पर होगी जहां पर आप खुद से अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभवों के आधार पर आप नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइमरी टास्क ऑफ अ टीचर फॉर इफेक्टिव स्टूडेंट लर्निंग, तो इनमें से कौन सा शिक्षक का एक प्राथमिक कार्य नहीं है जिससे कि वो बच्चा प्रभावशाली ढंग से सीख सके। नोइंग द कॉन्सेप्ट्स दैट स्टूडेंट्स ब्रिंग टू द क्लासरूम, बच्चा क्या खुद से प्रीवियस नॉलेज लेकर आ रहा है ये जानना, तो ये तो टीचर का काम है, उसे जानना पड़ेगा कि ये बच्चा पहले से क्या लेकर आया क्लासरूम में। ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स इन अ डायडेक्टिक मैनर, तो बच्चों तक सिर्फ सूचना पहुंचाना, डायडेक्टिक मैनर कहने का मतलब है बस आपने बता दिया बच्चे को, ठीक है, इन्फॉर्म कर दिया आपने बस खाली। रिक्वायरिंग स्टूडेंट्स टू रिस्पॉन्ड टू हायर ऑर्डर क्वेश्चनिंग, टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू मॉनिटर इंप्रूव देयर ओन लर्निंग बाय एफर्ट, तो इफेक्टिव स्टूडेंट लर्निंग के लिए देखिए चीजें जरूरी है, टीचर का ये जानना भी जरूरी है कि प्रीवियस नॉलेज बच्चे की कितनी है, हाई ऑर्डर क्वेश्चंस को बच्चा रिस्पॉन्ड करे, इसके लिए भी टीचर एफर्ट करती है, और टीचर जो है बच्चों को हेल्प करे कि वो अपने ही काम को फिर से रिव्यू करे, मॉनिटर करे और अपनी इंप्रूव करके अपनी लर्निंग को और बेहतर बनाए। तो ये सब तो जरूरी है। कौन सा टास्क नहीं है टीचर का, ये पूछा गया, ठीक है। सेकंड वाला, सिर्फ सूचना पहुंचा देना बच्चे तक, सिर्फ बोल देना डायडेक्टिक मैनर में, ये टीचर का प्राइमरी टास्क नहीं होता। समझाना भी होता है, बच्चे के अंदर हायर ऑर्डर स्किल्स और जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो भी डेवलप करनी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2। लर्निंग कर्व्स आर इंडिकेटर ऑफ, तो आपके अधिगम वक्र किस चीज को दर्शाते हैं? प्रोग्रेस इन लर्निंग, वैसे आपका यही आंसर है, प्रोग्रेस इन लर्निंग को ही दिखाते हैं लर्निंग कर्व्स। ओरिजिनलिटी इन लर्निंग, डायनामिक कैरेक्टर ऑफ लर्निंग, क्रिएटिविटी इन लर्निंग, तो आपका ए आंसर होगा, ठीक है। किसी भी कार्य को आपको दिया गया तो उसमें आपकी प्रगति किस तरीके से हो रही है, किस तरह से आप उसे सीख रहे हैं, उसी को आपका लर्निंग कर्व दर्शाता है। एस्केप लर्निंग इज बेस्ड ऑन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, डिलेड रीइंफोर्समेंट, ओमिशन रीइंफोर्समेंट। तो एस्केप लर्निंग आपकी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पे बेस्ड होती है। तो एस्केप लर्निंग क्या है? जब कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे काम को सीख जाता है जिससे कोई पेनफुल या अनप्लेजेंट स्टिमुलस जो है वो रिमूव हो जाए, ठीक है। जैसे कि अगर आप कहें कि किसी टॉय से बहुत लाउड साउंड आ रही थी और बच्चे को पता है कि कोई एक पर्टिकुलर बटन प्रेस करने से वो साउंड बंद हो जाएगी, ठीक है, बहुत उसके कानों में बिल्कुल चुभ रही है, वो आवाज से परेशान कर रही है और वो उस लाउड नॉइज को बंद करना चाहता है, उसे पता है कौन सा बटन दबाने से जो है ये साउंड बंद हो जाएगी, एनोइंग साउंड जो है, अनप्लेजेंट साउंड जो है। तो अब जब बच्चा ये काम को सीख जाता है तो ये एस्केप लर्निंग होगी। एस्केप लर्निंग बेसिकली हम जब कोई अनवांटेड या जो अनप्लेजेंट स्टिमुलस होता है उससे रिमूव करने के लिए, उसे रिमूव करने का कोई काम सीख जाते हैं तो वो एस्केप लर्निंग कहलाती है, ठीक है। तो और ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पर आधारित होती है। कई लोगों को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो वो आज मैं यहाँ क्लियर करती हूँ। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है ऐसा कोई भी कंडीशन या चीज जिसमें अगर आप कोई अनवांटेड या कोई अनप्लेजेंट, ठीक है, चीज अगर रिमूव कर देंगे, इस चीज को अगर आप रिमूव कर देंगे तो उस टास्क की लाइक्लीहुड बढ़ जाएगी, यानी ये टास्क बार बार दोहराया जाएगा क्योंकि इस टास्क को करने से ये जो अनप्लेजेंट स्टिमुलस था ये रिमूव हो रहा है। तो यहां से किसी टास्क को करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती है, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। रीइंफोर्समेंट का मतलब ये कोई टास्क बार बार दोहराया जाएगा, तो यहाँ पे क्यों दोहराया जा रहा है? क्योंकि इस टास्क को करने से अनवांटेड या अनप्लेजेंट स्टिमुलस रिमूव हो रहा है। जबकि पनिशमेंट में आप या तो कोई चीज देते हैं या ऑर्गेनिज्म से कोई चीज ले लेते हैं जिससे कि वो ऑर्गेनिज्म उस काम को ना करे। पनिशमेंट के केस में आपको उस काम को करने की लाइक्लीहुड कम करनी है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का एग्जांपल तो हमने अभी लिया जब मैंने उस बच्चे और बटन और वो लाउड साउंड के बारे में बताया, टॉय का एग्जांपल लिया। अगर पनिशमेंट का एग्जांपल लेना हो तो जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो बहुत देर से वीडियो गेम खेल रहा है, लगभग 2-3 घंटे हो गए वो वीडियो गेम खेलने में लगा हुआ है, उसकी मम्मी बार बार कह रही है कि भाई तुम पढ़ लो, पढ़ाई करो। तो वो जो वीडियो गेम खेलने में जो इसका इन्वॉल्वमेंट है, उस टास्क को क्या करना है? कम करना है, उस बिहेवियर को कम करना है। तो उस बिहेवियर को वीकन करने के लिए यहाँ पर या तो भाई उसे फिजिकल पनिशमेंट दी जा सकती है, मम्मी आई 2 थप्पड़ लगा दिए, पनिशमेंट हो गई, या उससे वो वीडियो गेम छीन लिया कि नहीं अब तुम देखोगे ही नहीं से। दोनों ही केसेस में जो उसका बिहेवियर है वो वीकन हो जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की अगर हम बात करें तो जो ऑर्गेनिज्म है किसी बिहेवियर को बार बार दोहराता है क्योंकि वो उसे अनवांटेड स्टिमुलस से दूर कर रहा है। पनिशमेंट के केस में हम कोई ना कोई स्टिमुलस या तो प्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनिज्म पे या कोई चीज रिमूव कर देते हैं, लेकिन दोनों ही केसेस में हम उस ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर वीक कर रहे हैं, ठीक है, उसके उस टास्क को दोहराने की जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन अ पर्सन्स लर्निंग इन वन सिचुएशन इन्फ्लुएंसेस हिज लर्निंग एंड परफॉर्मेंस इन अनदर सिचुएशन, इट इज कॉल्ड। तो एक परिस्थिति में सीखी हुई आपकी कोई भी चीज है वो आपको दूसरी परिस्थिति में भी काम आ रही है, तो ये क्या होगी? थिंकिंग, मेमोरी, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो ये क्या है आपका? अधिगम का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी कैन नॉट लर्न एनीथिंग, struggle with some aspects of learning, are very active but have a low IQ, are very wise and mature। तो जिनके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उनमें क्या होती है, वो कुछ ऐसे पहलू होते हैं लर्निंग के जिनमें उन्हें थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। रीडिंग डिसेबिलिटी हो सकती है, पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, लिखने में दिक्कत हो सकती है, मोटर कोऑर्डिनेशन में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। मोटर कोऑर्डिनेशन में दिक्कत यानी कि वो अपने बटन्स जो है ठीक से नहीं लगा सकते, अपनी शू लेसेस ठीक से टाई नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, प्लान नहीं कर पाते अपनी चीजों को। तो लर्निंग डिसेबिलिटी कुछ कुछ चीजों में हो सकती है जहां पर उन्हें अधिगम के कुछ पहलुओं में दिक्कत आए। इसका मतलब ये नहीं है लर्निंग डिसेबिलिटी तो वो कुछ भी नहीं सीख सकता, ये नहीं होगा। हमेशा लो IQ हो ये भी नहीं होगा, और ये नहीं सकता, ठीक है, कि बहुत वाइज होते हैं और मैच्योर होते हैं। योर क्लास हैज लर्नर्स विद डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, टू असेस देम यू वुड गिव देम। तो आपके पास अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स के लर्नर्स हैं, तो आप उनको कैसे असेस करेंगे, कैसे उनका आकलन करेंगे? अ वैरायटी ऑफ टास्क एंड टेस्ट, द सेम टाइम to perform on the test, a uniform set of instructions and subsequently label the children according to their marks in the test, the same set of tasks and tests। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या देना पड़ेगा, जब अलग अलग लर्निंग स्टाइल है तो आपको असेसमेंट भी कैसा करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर क्या देंगे, वैरायटी ऑफ टास्क और टेस्ट देंगे। बच्चे जो हैं, मान लीजिए किसी एक तरह के टेस्ट में वो ना कर पाए लेकिन दूसरे तरह के टेस्ट में हो सकता है वो अच्छा परफॉर्म करके दिखाएं, ठीक है। तो अलग अलग वैरायटी के टेस्ट यहाँ पे आपको बच्चों को देने होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मोटिवेशन एंड लर्निंग इज करेक्ट? तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट अभिप्रेरणा और सीखने के लिए सही है? लर्निंग इज इफेक्टिव ओनली व्हेन द स्टूडेंट्स हैव इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अ डिजायर टू लर्न फ्रॉम इनसाइट। तो ये काफी सही लग रहा है। जब अधिगम प्रभावशाली होता है जब हम आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं। फिर और ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। लर्निंग इज इफेक्टिव ओनली व्हेन द स्टूडेंट्स आर एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये तो नहीं होगा। मोटिवेशन डज नॉट हैव एनी रोल टू प्ले इन लर्निंग, ये भी नहीं होगा। लर्निंग इज इफेक्टिव ओनली व्हेन द स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड यूजिंग एक्सटर्नल रिवॉर्ड। तो फर्स्ट वाला ही आपका सही है, जब बच्चे अंदर से मोटिवेटेड होते हैं सीखने के लिए तभी लर्निंग इफेक्टिव होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लर्निंग इज करेक्ट? तो अधिगम के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? लर्निंग इज इक्विवेलेंट टू एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, नहीं, लर्निंग सिर्फ एक्विजिशन ऑफ स्किल्स नहीं है, बहुत सारी और भी चीजें हम सीखते हैं। लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शंस, ये करेक्ट लग रहा है क्योंकि आपका जो सोशल एनवायरमेंट है वो आपके अधिगम को प्रभावित करता है। लर्निंग इज अ पैसिव रिसेप्टिव प्रोसेस, नहीं, एक्टिव लर्निंग भी होती है। लर्निंग डज नॉट डिपेंड ऑन लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज, ये भी गलत है, प्रीवियस नॉलेज पर बिल्कुल डिपेंड करता है। तो आपका सेकंड वाला ही ऑप्शन यहां से करेक्ट निकल के आ रहा है। लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लेवल्स ऑफ लर्निंग? ओके, करेक्ट लेवल्स ऑफ लर्निंग बताना है यहाँ पे। क्या क्या है आपके पास? फैक्ट्स, नॉलेज, हाउ, इंफॉर्मेशन, कॉम्प्रिहेंशन, विजडम। तो देखिए इसमें आपका आएगा पहले, सबसे पहले आप फैक्ट्स जानते हैं, ठीक है, फैक्ट्स अभी में सबसे पहले। उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, इन सब चीजों से आपको क्या मिलती है? नॉलेज मिलती है, ज्ञान आता है आपके पास। फिर आप उस चीज को समझते हैं और इसके बाद आपको इससे क्या आती है? विजडम आती है। तो ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू मैच्योरेशन एटसेट्रा आर ऑल्सो कॉल्ड लर्निंग। तो ये नो, यस, अनडिसाइडेड, समटाइम्स। तो देखिए मैच्योरेशन को मैंने हमेशा कहा है आप लोगों से कि इसको हमेशा किससे जोड़ के देखना है? ग्रोथ से। तो ग्रोथ यानी कि फिजिकल ग्रोथ से। तो इनका कहना है कि ग्रोथ की वजह से जो व्यवहार में परिवर्तन आता है वो लर्निंग है, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। लर्निंग किसके बेसिस पे होता है? आपके सीखने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे होता है। चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज हैव कंफ्यूजन बिटवीन लेटर्स एंड अल्फाबेट्स दैट लुक अलाइक, easily recognize and comprehend sight words, have retarded mental development, have low IQ। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज में लो IQ हो हमेशा ये सही नहीं है, रिटार्डेड मेंटल डेवलपमेंट हो ये भी सही नहीं है, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और कॉम्प्रिहेंड कर लेते हैं ये भी गलत है। तो आपका क्या है? हैव कंफ्यूजन बिटवीन लेटर्स एंड अल्फाबेट्स दैट लुक अलाइक। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट सम्स अप द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग? तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच के रिलेशनशिप को सही से बता रही है?
डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग, लर्निंग ट्रेल्स बिहाइंड डेवलपमेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर सिनोनिमस टर्म्स, लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड इन अ कॉम्प्लेक्स मैनर। तो देखिए इंडिपेंडेंट तो नहीं होती है लर्निंग से डेवलपमेंट, लर्निंग ट्रेल्स बिहाइंड डेवलपमेंट भी सही नहीं है, सिनोनिमस भी नहीं है, आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड इन अ कॉम्प्लेक्स मैनर। इफ यू वांट टू टीच द चिल्ड्रन, लर्न फ्रॉम द चिल्ड्रन इंडिकेट्स। तो अगर आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको बच्चों से सीखना भी पड़ेगा। बेसिकली हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें बच्चों को पढ़ाना है तो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज भी हमें जाननी पड़ती है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, इवैल्यूएशन सेंटर्ड एजुकेशन, एग्जामिनेशन सेंटर्ड एजुकेशन। तो ये आपका बी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को इंडिकेट कर रहा है। अ कॉन्सेप्ट लर्न बाय अ स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स क्लास इज यूज्ड बाय हर इन ज्योग्राफी क्लास। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफर। ठीक है, तो एक जगह सीखी हुई चीज आपको दूसरी जगह भी काम आ रही है, तो ये पॉजिटिव ट्रांसफर होगा। फॉर मैक्सिमम री-इन्फोर्समेंट इफेक्ट अ गिवन रिवॉर्ड शुड बी। तो अगर मैक्सिमम री-इन्फोर्समेंट इफेक्ट चाहिए कि पुनर्बलन का प्रभाव सबसे ज्यादा हो, तो रिवॉर्ड कब देना चाहिए? बी अप्लाइड इमीडिएटली अपॉन द रिस्पॉन्स, बी अप्लाइड इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिस्पॉन्स, बी अप्लाइड साइमल्टेनियसली विद द रिस्पॉन्स, फॉलो द रिस्पॉन्स ओनली आफ्टर सब्सटैंशियल डिले। तो तुरंत रिस्पॉन्स या कोई आंसर देने के बाद दे देना चाहिए हमें, रिस्पॉन्स देने से पहले ही दे देना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही गलत है। रिस्पॉन्स देने से पहले आप कैसे बता सकते हैं उससे सही किया है गलत किया है? इसके अलावा साइमल्टेनियसली भी नहीं दे सकते, यानी साथ में ही नहीं दे सकते, और इसके बाद डिले अगर हम देर से देते हैं तो उससे भी कोई उसका फर्क नहीं पड़ता। तो आपका ए आंसर करेक्ट है। यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स देने के तुरंत बाद ही रीइंफोर्समेंट देना चाहिए, तभी वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहता है। इन अ लर्नर सेंटर क्लासरूम द टीचर वुड एनकरेज चिल्ड्रन टू कॉम्पीट विद ईच अदर फॉर मार्क्स टू फैसिलिटेट लर्निंग। तो बच्चों में केवल मार्क्स गेन करने के लिए टीचर जो है उनके बीच में कॉम्पीट करवाए, प्रतिस्पर्धा करवाए। यूज लेक्चर मेथड टू एक्सप्लेन की फैक्ट्स एंड देन असिस्ट द लर्नर फॉर द अटेंटिवनेस। तो लेक्चर मेथड यूज करे और इसके बाद लर्नर की अटेंटिवनेस चेक करे, कितने बच्चों ने ध्यान दिया। डेमोन्स्ट्रेट व्हाट शी एक्सपेक्ट्स हर स्टूडेंट्स टू डू एंड देन गिव्स देम गाइडलाइंस टू डू द सेम। बच्चों के सामने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाए जो भी काम या एक्टिविटी बच्चों से करवानी है, और इसके बाद बच्चों को गाइड करते हुए बच्चों को ही एक्टिविटी करने के लिए कहे। Employ such methods in which learners are encouraged to take initiative for their own learning। तो ऐसे तरीके अपनाएं जिसमें जो बच्चे हैं खुद से अपनी लर्निंग के लिए इनिशिएटिव ले सके। तो इसमें थर्ड भी आंसर सही है, फोर्थ भी सही लग रहा है, लेकिन फोर्थ ज्यादा अप्रोप्रिएट है यहाँ पर। ठीक है, कि ऐसे तरीके अपनाएं जहां पे लर्नर्स को एंकरेज किया जाए कि वो खुद से इनिशिएटिव लें और खुद से लर्न करें। ठीक है, अपने अधिगम के लिए, सेल्फ लर्निंग के लिए वो इनिशिएटिव लें। तो ये लर्नर सेंटर क्लासरूम के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो फोर्थ है आपका। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच वन डू यू एग्री विद। ठीक है, तो इनमें से कौन से कथन से हम सहमत हैं? लर्निंग इज कंप्लीटली गवर्न बाय एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बिल्कुल नहीं। लर्निंग टेक्स प्लेस इन अ सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ये सही है कि अधिगम जो होता है आपका सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में होता है करेक्ट। ये आगे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। लर्निंग कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस इट इज असेस्ड एक्सटर्नली इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। ऐसा भी नहीं है, अगर हम बच्चे को का आकलन ना करें, उसे मार्क्स ना दे, तो इसका मतलब लर्निंग नहीं हुई है, ये भी गलत है। लर्निंग हैज टेकन प्लेस ओनली इफ इट इज एविडेंट बिहेवियर, ये भी जरूरी नहीं है कि बिहेवियर में हमेशा दिखाई दे। ठीक है, तो यहां से आपका सेकंड वाला ऑप्शन ही करेक्ट निकल के आ रहा है। लर्निंग टेक्स प्लेस इन अ सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। लर्नर्स कैन नॉट लर्न अनलेस, तो अधिगमकर्ता कब तक नहीं सीख सकते? दे आर टॉट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के सामाजिक लक्ष्यों की जरूरत के अनुसार उन्हें पढ़ाया जाए। दे नो दैट द मटीरियल बीइंग टॉट विल बी टेस्टेड इन द नियर फ्यूचर, अगर बच्चों को ये पता हो कि जो भी उन्हें सिखाया जा रहा है भविष्य में उसका आकलन किया जाएगा। दे आर नॉट प्रिपेयर्ड टू लर्न, दे आर आस्क्ड अबाउट देयर लर्निंग इन स्कूल्स बाय देयर पेरेंट्स एट होम ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से थर्ड ऑप्शन यहां से करेक्ट है आपका। जब तक बच्चा खुद सीखने के लिए तैयार नहीं है, आप बच्चे को नहीं सिखा सकते। थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग एम्फेसाइजेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो सोशल लर्निंग या ऑब्जर्वेशन लर्निंग जो एल्बर्ट बंदूरा की थी, वो आपकी कौन से फैक्टर के ऊपर बेस्ड है? नेचर, नर्चर, एडेप्टेशन, एमेंडेशन। तो ये आपका नर्चर आएगा। नर्चर को देखिए, हमेशा नेचर को आप जोड़ेंगे ग्रोथ से, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं हेरिडिटी से, और नर्चर को आप जोड़ेंगे एनवायरमेंट से। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली सोशल लर्निंग में यही कहा गया था कि हमने आसपास जो लोगों को करते हुए देखते हैं, जो हमारा सोशल एनवायरमेंट होता है, हम उन्हीं से सीखते हैं। तो यहाँ पर नर्चर के ऊपर बेस्ड है। द बेस्ट वे टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड स्टूडेंट्स टू लीड अ फुल एंड प्रोडक्टिव लाइफ इज बाय फोकसिंग ऑन वीकनेसेस ऑफ सच स्टूडेंट्स। अगर ऐसे बच्चों की कमजोरियों के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए।
मेंटेनिंग अ हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सच स्टूडेंट्स, ऐसे बच्चों से बहुत ज्यादा उच्च आशाएं रखनी चाहिए हमें। टीचिंग अ वैरायटी ऑफ स्किल्स एंड स्ट्रैटेजीज दैट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस अ रेंज ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बच्चों को अलग अलग तरह के कौशल सिखाए जाए, अलग अलग तरीकों से, प्रविधियों से उनको सिखाया जाए, जिसका उपयोग वो बहुत सारे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कर सकें। और फोर्थ, एंकरेजिंग दिस चिल्ड्रन टू डिफाइन देयर ओन गोल्स, ऐसे बच्चों को हमें एंकरेज करना चाहिए कि वो अपने लक्ष्य खुद निर्धारित करें। तो यहाँ पे जो थर्ड वाला ऑप्शन है आपका, वो सबसे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। वैरायटी ऑफ स्किल्स और स्ट्रैटेजीज यूज करनी चाहिए, जिससे कि वो इसे अलग अलग रेंज ऑफ कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कर सके। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, प्रोवाइडिंग इमीडिएट कनेक्शंस, stressing collaboration and leveraging non-learning technologies such as instant messaging, intelligent search and content management are associated with which of the following designs? Reply to remediation, universal design for learning, embedded learning, interventionist learning। तो देखिए ये आपका embedded learning है। embedded learning बेसिकली है क्या? ये आपका कॉन्सेप्ट एक्चुअली आपका इंक्लूड होता है इंक्लूसिव एजुकेशन में, ठीक है। ये जितनी भी चीजें ऊपर बताई गई है ना, कि इमीडिएट कनेक्शन बनाने के लिए हम कोलैबोरेशन पे स्ट्रेस करें, आपकी नॉन लर्निंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर जाएं, इंस्टेंट मैसेजिंग, इंटेलिजेंट सर्च, और ये सब चीजें जो यूज करनी है बेसिकली लर्नर डिसेबल्ड चिल्ड्रन को। जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत एक ही क्लास में नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाते हैं, तो वहां टीचर को क्या करना होता है, अपनी टीचिंग में मॉडिफिकेशंस करने होते हैं, ठीक है। मॉडिफिकेशन किस तरह करने होते हैं कि आप नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए तो नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस दे ही रहे हो, लेकिन जो आपके साथ एक स्पेशल नीड्स वाला बच्चा बैठा है क्लास में, उसके लिए भी आपको इंस्ट्रक्शंस को अपनी टीचिंग के अंदर इंक्लूड करना होगा, ठीक है। तो जब आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, तो आप उस स्पेशल नीड्स वाले बच्चे के लिए भी जो जो आपको टीचिंग में मॉडिफिकेशंस करना है, उसे भी अपनी टीचिंग में इनकॉर्पोरेट करते हुए या इम्बेड करते हुए चलोगे। इसी को इम्बेडेड लर्निंग कहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि उस स्पेशल नीड्स वाले बच्चे को आप क्या करें, ये नॉर्मल क्लासरूम है और उस बच्चे के लिए अलग से क्लासरूम में आपने उसको अलग से आप टीचिंग करवा दी। जब इसको भी आपको यही नॉर्मल क्लासरूम में पढ़ाना है, तो जो इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे हो नॉर्मल बच्चों के लिए भी होने चाहिए, साथ ही साथ आप इस बच्चे के लिए भी इसी क्लास में जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो वो इंक्लूड करो। इसी को एम्बेडेड लर्निंग कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी टीचिंग के जितने भी आपके तरीके हैं, या और जो आपको एडिशनल आपको जो मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे अपनी टीचिंग पे, उस स्पेशल नीड्स वाले चाइल्ड को ध्यान में रखते हुए इसी को एम्बेडेड लर्निंग करेंगे, ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन चिल्ड्रन विद एवरेज और अबव एवरेज IQ, नॉट इम्यूटेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड नेचर ऑफ इंटरवेंशंस, ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स एंड कल्चर हैज नो रोल इन डिटरमाइनिंग देम, सिनोनिमस विद डिसलेक्सिया। तो देखिए ये नहीं है, और भी तरह की आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, और कल्चर ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स इसको डिटरमाइन करते हैं, ये भी सही नहीं है। ये आपका हेरिडिटी से आता है, या कभी कभी कोई ब्रेन इंजरीज वगैरह हो जाती हैं, उसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज आ जाती हैं। नॉट इम्यूटेबल वैसे मतलब ये करेक्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा भी नहीं है, इसमें थोड़ा ध्यान दिया जाए तो इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, और ये बिल्कुल सही है। लर्निंग डिसेबिलिटीज ऐसे बच्चों में भी हो सकती है जिनका एवरेज IQ है या एवरेज से भी ऊपर है जिनका IQ। तो ये हमने लर्निंग के कुछ और आपके MCQs डिस्कस किए। अगर आपको आज का सेशन यूजफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनके भी काम आएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को टैप कर लीजिए, जिससे सभी मेरे आने वाले नए वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको टाइमली मिल सके। नॉर्मली जो अभी हमारा चल रहा है वीकली प्लान, उसमें आपके ट्यूजडेज और फ्राइडेज, ठीक है, इन 2 दिनों को मैं वीडियोज अपलोड करती हूँ 1 बजे, ठीक है। आपका 1 PM पर दोपहर में आपके वीडियोस अपलोड हो जाते हैं, आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप टाइम टू टाइम चेक करते रहिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।